हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई अच्छी प्रकार से चल रही होगी। तो हम इल्यूमिनेशन चैप्टर में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लैम्प के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ लैम्प के बारे में बता दिया था कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे उद्दीप्त लैम्प, यानी कि इनकेंडेसेंट लैम्प जो होते हैं, इनको उद्दीप्त लैम्प, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि उद्दीप्त लैंप होते क्या है। तो उद्दीप्त लैंप वे लैंप होते हैं जिनको आपने विद्युत धारा दी, तो जैसे आपने विद्युत धारा दी तो उनमें जो फिलामेंट होते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है। जब आप उसको विद्युत धारा देंगे तो उनका हाई रेजिस्टेंस के कारण उसमें हीट पैदा होती है, यानी कि ऊष्मा पैदा होती है और ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ये इसी सिद्धांत पे ये कार्य करते हैं, इसलिए इन्हीं को उद्दीप्त लैंप कहा जाता है। अब देखिए, आपको ये मालूम चलिए कि उद्दीप्त लैंप किसे कहते हैं। तो वे लैंप जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पे वो फिलामेंट के प्रतिरोध के कारण वो हीट उत्पन्न करने लगते हैं, यानी ऊष्मा उत्पन्न करने लगते हैं और ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश उत्पन्न करने लगते हैं, वही आपको उद्दीप्त लैंप होते हैं। अब देखिए, उद्दीप्त लैंप जो है दो तरह के फिलामेंट यूज किए जाते हैं और दो तरह के फिलामेंट यूज किए जाने के कारण इनको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं फिलामेंट के प्रयोग के तौर पे। यानी फिलामेंट आप किस धातु का प्रयोग कर रहे हैं इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि ये दो तरह का होता है। एक होता है कार्बन फिलामेंट लैंप, जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है इसमें जो फिलामेंट होगा वो कार्बन का होगा। और दूसरा इसमें का होता है वो होता है मेटेलिक फिलामेंट लैंप। इस मेटेलिक फिलामेंट लैंप को आप लोग इस मेटेलिक फिलामेंट लैंप को हम लोग टंगस्टन फिलामेंट लैंप भी कहते हैं। यानी कि आप लोग पता चल गया कि उद्दीप्त लैंप को हम दो तरह से बांट सकते हैं, वो भी किस आधार पे, उसमें फिलामेंट के प्रयोग के आधार पे। देखिए, फिलामेंट के प्रयोग के आधार पे भी दो तरह का हो सकते हैं। एक तो हो सकता है वो कार्बन का हो या फिर वो टंगस्टन का हो। इसी और टंगस्टन फिलामेंट लैंप को ही मेटेलिक फिलामेंट लैंप कहा जाता है और एक को कार्बन फिलामेंट लैंप कहा जाता है। देखिए, अभी ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो हो सकता है वो पूरा वैक्यूम हो, वैक्यूम यानी कि पूरा पूरा उसमें निर्वात हो, या फिर उसमें कुछ गैस भरी गई हो। और कौन सी गैस? अक्रिय गैस। हो सकता है या तो पूरी तरह से वैक्यूम हो या फिर उसके अंदर अक्रिय गैस भरी गई हो। तो ये भी दो तरह का हो सकता है। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, पूरा डायग्राम बना करके कि किस प्रकार से दिखता है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से टंगस्टन फिलामेंट लैंप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके घर के आसपास, आप घर में जाते होंगे, आपके आसपास हो सकता है कहीं ना कहीं बल्ब लगा हो, और बल्ब लगा हो तो उसको आप देखिए, हाथ में लीजिए। वो जो लैंप है वो आपका टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, यानी कि उसमें जो आपका फिलामेंट लगा हुआ है टंगस्टन का है। लेकिन कार्बन फिलामेंट लैंप और टंगस्टन फिलामेंट लैंप में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए आप अभी उसी को देखिए, मैं उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप उसका कैप देखिए, कैप के ऊपर आपका दो पिन बना होगा। ये दो पिन आपके हो सकता है आपका कॉपर का हो या फिर आपका पीतल का हो। कॉपर का या पीतल का बना होता है, इसको बोला जाता है कनेक्टिंग पिन।
यानी कि इसके द्वारा उसको कनेक्ट किया जाता है, इससे सप्लाई दी जाती है। और इसके साइड में आपके दो और पिन बने होते हैं, इसको बोला जाता है होल्डिंग पिन या सपोर्टिंग पिन। इसमें क्या किया जाता है, जब होल्डर में लगाएंगे तो होल्डर में इसको सपोर्ट देने के लिए दो पिन होते हैं, जिस पर आपका होल्डर में आपका लैंप रुक सके, नहीं तो वो फिर क्या हो सरक के नीचे आ जाएगा। अगर आपका लैंप ऐसे है, ऐसे मतलब आपको लैंप लगाना है, अगर होल्डर में ऐसे लगाएंगे तो अगर कोई पिन नहीं रहेगा तो रुकेगा कैसे, वो गिर जाएगा। तो उसके लिए आपका होल्डिंग पिन या फिर सपोर्टिंग पिन होता है। अब देखिए, ये आपका जो कनेक्टिंग पिन है, इस कनेक्टिंग पिन से आपका बहुत ही पतला धातु का कनेक्टिंग वायर निकाला जाता है, बहुत ही पतला। उसके बाद से और इस तार की सहायता से आपका फिलामेंट लगाया जाता है। फिलामेंट आपका कुछ इस तरह से दिखता है। ये आपका कार्बन का फिलामेंट होता है। अब ये देखिए, आपका कार्बन का फिलामेंट है, इसमें आपके दो तीन टर्न लगाए गए हैं। तो इनको सपोर्ट देने के लिए एक स्तंभ बनाया जाता है। वह स्तंभ आपका कांच का बना होता है, याद रखिएगा। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, यह एक कांच का स्तंभ होता है। और यहाँ पे जो तार लगाया जाता है इनको सपोर्ट देने के लिए, इनको बोला जाता है सपोर्टिंग वायर। इसके बाद से इसमें क्या आपकी सारी हवा निकाल दी जाती है और इसको एक कांच के बल्ब से पैक कर दिया जाता है। देखिए, यही आपका बन गया कार्बन फिलामेंट लैंप। मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आप लोग बुक में देख करके अच्छे से बनाइएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों का ये बन जाएगा। तो इसी को बोला जाता है कार्बन फिलामेंट लैंप। देखिए, अब इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपने इसमें से हवा निकाल दी हो, और एक कंडीशन ये हो सकता है कि आपकी हवा इसमें से ना निकली हो। देखिए होता है क्या है, जब इसको लगाया जाता है, जब आप यहाँ सप्लाई देंगे तो आपका इधर से आते हुए ये ऐसे फिलामेंट्स होते हुए आपका कनेक्शन पूरा होगा। जब कनेक्शन पूरा होगा तो ये क्या होगा, इसका जो कार्बन का फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस कार्य गर्म हो जाएगा और प्रकाश देना शुरू कर देगा। जब प्रकाश देना शुरू कर देगा तो देखिए, इसका तापमान जो है लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जब ये प्रकाश देना शुरू करता है तो इसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसमें से आपने हवा नहीं निकाला है, जब आपने इसमें से हवा नहीं निकाला यानी कि अंदर इसका हवा है, यानी कि वैक्यूम नहीं है, जब इसका अंदर हवा है तो ये जो कार्बन का फिलामेंट है वो क्या होगा, ऑक्सीकरण करने लगेगा। जब ऑक्सीकरण करने लगेगा तो मतलब एक तरह से वो वाष्पीकृत होने लगेगा। वाष्पीकृत होगा तो ये जो बल्ब का आपका कांच है वो कांच पे आके आपका चिपकने लगेगा। जब चिपकने लगेगा तो ये आपका काला पड़ जाता है, और धीरे धीरे जब ये ज्यादा मात्रा से यहाँ फिलामेंट से हट जाता है तो आप बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है। तो ऐसा इसलिए होता है, या तो आपका बहुत ज्यादा ही गर्म हो जाए कि वो एक ही बार में वहां से आपका कार्बन का फिलामेंट कहीं से टूट के निकल जाए, तो ऐसी स्थिति में वो फ्यूज हो सकता है। या फिर धीरे धीरे आपका ये वाष्पीकृत होते होते आपका कहीं से एक जगह से हट जाएगा, तो फिर वहां से आपका कनेक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है। और ऐसी स्थिति में ये होता ही है कि आपका ये जो बल्ब का किनारे हैं वो पूरी तरह से आपका काले पड़ने लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका प्रकाश की। तो इसका जो प्रकाश है वो
हल्का लाल पीलापन लिए होता है। इसके प्रकाश में हल्का लाल पीलापन होता है। और इसका जो आप कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग करते हैं तो इसमें प्रकाश की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग नहीं करते। आप लोगों ने बाजार में जितने भी लैंप देखे होंगे सारे टंगस्टन लैंप होते हैं, जो प्रकाश के लिए आप प्रयोग करते हैं सारे टंगस्टन लैंप होते हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने पढ़ाया था एक चार्जिंग मेथड, करंट चार्जिंग मेथड। मैंने आप लोगों को एक करंट चार्जिंग मेथड बताया था। करंट चार्जिंग मेथड में किया गया जाता है, कई सारे लैंप लगा दिए जाते हैं जिससे आपका करंट जो है कांस्टेंट रहे और आपकी बैटरी चार्ज हो सके। तो वैसे चार्जिंग मेथड में आपके इस तरह के लैंप लगा दिए जाते हैं, या फिर ऐसा कोई भी आपका उपकरण है, डिवाइस है जो आपके हीट डिस्प्लेशन पे यानी कि उष्मा के वितरण पे कार्य करता है, तो उसमें इस तरह के लैंप लगा दिए जाते हैं, वहां पे इस तरह का लैंप कार्य करता है। इसके बाद से कार्बन जो फिलामेंट लैंप होता है, वो कार्बन फिलामेंट लैंप में आपका वाष्पीकरण होता है कार्बन का, और उसमें आपने वैक्यूम नहीं बनाया है तो इसका सीधा सा उपाय है कि आप उसमें निर्वात बना दीजिए, यानी कि आपका जो लैंप है, बल्ब है, उसमें का आप पूरा हवा निकाल दीजिए तो आपका वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी। तो एक तो ये आप लोग याद रखेंगे कि उसका वाष्पीकरण को रोकने के लिए, कार्बन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए लैंप को निर्वात कर दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि इसका लाइफ कितना होता है। तो इसका लाइफ जो है कार्बन फिलामेंट लैंप का बहुत ही कम होता है, लगभग 600 से 800 घंटे के लगभग होता है। यानी कि अगर आप इसको रेगुलरली यूज करेंगे, लगातार अगर आप इसको ऑन करके छोड़ देते हैं तो ये लगभग 1 महीने के आसपास चल जाता है। यानी कि इसकी लाइफ कुछ ज्यादा नहीं होती है, लगभग 600 से 800 घंटे, यानी कि आप समझ सकते हैं 25 से 27-28 दिन, और बहुत होगा तो 30-32 दिन तक ये चल जाता है। इसलिए इसका कोई खास प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जगह पर हम लोग प्रयोग करते हैं टंगस्टन फिलामेंट लैंप का, जिसको मेटेलिक फिलामेंट लैंप बोला जाता है। देखिए, जो मेटेलिक फिलामेंट लैंप यानी टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है वो लगभग इसी की तरह दिखता है, थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ये भी आप लोगों को 2 तरह का होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटेलिक फिलामेंट लैंप, यानी कि आप लोग उसको बोलते हैं टंगस्टन फिलामेंट लैंप। देखिए, मेटेलिक फिलामेंट लैंप जो है ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है वैक्यूम टाइप। वैक्यूम टाइप का मतलब हो गया कि उसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल निर्वात रहेगा। और दूसरा होता है गैस फिल्ड टाइप। गैस फिल्ड टाइप मतलब ये हो गया कि उसका अंदर आपका गैस भर दिया जाएगा। और जब तो ये 2 तरह के होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैक्यूम टाइप पहले, उसके बाद से गैस फिल्ड टाइप। देखिए, दोनों जो है मेनली एक ही होता है, बस अंतर ये होता है कि अगर आप उसने उसको निर्वात कर दिया तो वैक्यूम टाइप हो गया, और उसमें आपने कोई भी निष्क्रिय गैस भर दी है तो आपका गैस फिल्ड टाइप हो जाता है। तो मैं केवल एक ही डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा, उसी पे मैं आप लोगों को दोनों बता दूंगा कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वैक्यूम टाइप बताऊंगा, उसके बाद से गैस फिल्ड टाइप बताऊंगा। शुरू करते हैं वैक्यूम टाइप से। अब हम वैक्यूम टाइप मेटेलिक बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, मेटेलिक फिलामेंट लैंप। देखिए, उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके 2 कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं, इनको बोला जाता है कांटेक्ट पॉइंट्स। इस समय आपके आसपास कोई भी बल्ब होगा अगर है तो वो आप ले लीजिए। उसमें देखिए उसका जो सबसे टॉप पॉइंट है वहां पे आपको 2 ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, इनको बोला जाता है कांटेक्ट पॉइंट्स। इसके साथ यहाँ पे 2 पिन लगे होते हैं। इन पिन का प्रयोग किया जाता है इसको होल्ड करने के लिए। होल्डर में इन्हीं पिन की सहायता से यह आपके होल्डर में होल्ड होगा,
यानी कि वहां पर वो रुकेगा। देखिए अब आपके जो 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से पतले पतले वायर निकाले जाते हैं। ये वायर जनरली कॉपर के होते हैं, यानी कि तांबे के होते हैं, और ये बहुत ही पतला वायर होता है। ये आपका कांच का स्टेम होता है, यानी कि एक तरह का स्तंभ होता है जो आपके फिलामेंट को सपोर्ट करता है। और ये आपके सपोर्टिंग वायर्स होते हैं जो आपके ये जो फिलामेंट का वायर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए आपके सपोर्टिंग वायर्स होते हैं। और इसके चारों ओर एक कांच का बल्ब लगा होता है। इसके अलावा इसमें एक चीज और होता है, वो होता है यहाँ पे ये कांच का ही बना होता है। इसको बोला जाता है ब्लो आउट होल। देखिए इस ब्लो आउट होल का काम क्या होता है, जैसे आपने बल्ब पूरा बना लिया, इसको आपने लगा दिया, इसको लगाने के बाद से इसमें जो हवा होती है उस हवा को इस ब्लो आउट होल की मदद से इसको बाहर निकाल लिया जाता है, और बाहर निकलने के बाद से इस होल को बंद कर दिया जाता है, यानी कि एक तरह से पूरा निर्वात हो जाता है। इसका काम होता है ब्लो आउट होल का। अगर ये तो ये हो गया वैक्यूम टाइप मेटेलिक फिलामेंट लेयर। लेकिन अगर आपका गैस टाइप हो तो उसमें आपका अक्रिय गैस इसी आपके ब्लो आउट होल से ही भरा जाता है। अब देखिए इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये वैक्यूम टाइप है या फिर गैस टाइप है, उन दोनों में मेनली अंतर यही है, सब कुछ यही रहेगा, पूरा कंस्ट्रक्शन यही रहेगा, बस अंतर ये है कि यहाँ पे जो ब्लो आउट होल है इसमें से पूरी हवा निकाल ली जाएगी, यानी अंदर अगर निर्वात हो गया, अंदर कोई भी हवा नहीं है, कोई भी गैस नहीं है, तो आपका वैक्यूम टाइप हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई गैस भर दी जाए, इसमें से अंदर की पूरी हवा निकाल करके कोई निष्क्रिय गैस भर दी जाए, जैसे ना आर्गन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, तो फिर ये आपका गैस टाइप मेटेलिक फिलामेंट लैंप हो जाएगा। इसमें मेनली यही अंतर होता है। उसके बाद से लेकिन जब अगर आप गैस टाइप भरते हैं यानी गैस टाइप बनाते हैं तो इसका आपको कुछ एडवांटेज मिलते हैं। वो एडवांटेज कौन कौन से होते हैं मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ, उससे पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए। तो इसमें देखिए होता क्या है, इसमें जो आपका जैसे आप मैंने अभी इसके पहले कार्बन वाला बताया था, तो उस कार्बन वाले में जो फिलामेंट होता था उसमें फिलामेंट कुछ ऐसा होता था, कुछ ऐसा फिलामेंट होता था। लेकिन इसमें जो फिलामेंट है वो फिलामेंट आपका कॉइल टाइप, इसको कॉइल टाइप फिलामेंट बोला जाता है, यानी कि उसको ऐसे ऐसे एक तरह से कॉइलिंग करके आपका फिलामेंट बनाया जाता है। इससे होता क्या है, देखिए जब इसको आप कॉइलिंग करेंगे ऐसे आप जब आप इसको कॉइलेट करेंगे तो इसमें आपके ज्यादा जो वायर इसमें आप प्रयोग करेंगे उसकी लंबाई आप ज्यादा प्रयोग करें। जब आप लंबाई ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो आपका जब इसको आप यूज करेंगे तो यूज के समय आपकी हीट भी ज्यादा होगी और फिर आपका प्रकाश भी ज्यादा होगा। यानी कि एक बात तो इससे आपको सीधे सीधे पता चल जा रहा है कि इसका जो प्रकाश होगा वैक्यूम टाइप मेटेलिक फिलामेंट का
वो आपके कार्बन फिलामेंट वाले जो लैंप है उससे ज़्यादा होगा। ये बात तो आपको कंफर्म हो जानी चाहिए केवल आपको फिलामेंट देख के। यानी कि अगर आप कहीं फिलामेंट देखते हो, उस फिलामेंट अगर इस तरह आपका कॉइल टाइप आपका फिलामेंट है, तो आप पहले ही समझ जाएंगे कि इसका प्रकाश आपका ज़्यादा होगा कार्बन फिलामेंट टाइप से। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि आपका टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो आपका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये आपका वाष्पित होने लगता है। लेकिन अगर आप इसको वैक्यूम बनाए हैं तो इसको कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। इसको जो है जनरल लाइटिंग सर्विस भी बोला जाता है। और इसका अगर बात करें इसका लाइफ कितना होता है, तो इसका लाइफ आपका लगभग 800 घंटा होता है। 800 आवर्स तक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं अगर वैक्यूम टाइप है तो। और वही आपका गैस टाइप है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वैक्यूम टाइप और गैस टाइप में कुछ खास अंतर है नहीं। आप एक ही डायग्राम बनाएंगे दोनों में, एक बार वैक्यूम टाइप लिखेंगे उस पर से गैस टाइप लिखेंगे, दोनों का वर्किंग सेम आप लिख लेंगे। उसके बाद से इसमें बस अंतर ये लिख लेंगे कि इसमें आपके निष्क्रिय गैसें भरी जाती है। निष्क्रिय गैस में आपका कोई भी निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ये सब आप भर देंगे। उसके बाद से अगर आपने गैस टाइप प्रयोग किया तो गैस टाइप प्रयोग करने से देखिए होता क्या है। जब आपने गैस टाइप प्रयोग किया यानी अगर आपने उसमें निष्क्रिय गैस भरा हुआ है तो उसका आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब लाइट भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप गैस टाइप प्रयोग करते हैं निष्क्रिय गैसों का तो उसका आपका प्रकाश इससे भी ज़्यादा मिलेगा। यानी कि वैक्यूम टाइप मेटेलिक फिलामेंट से ज़्यादा प्रकाश का गैस टाइप मेटेलिक फिलामेंट लैंप का होता है। यानी कि इससे आप लोग याद कर लेंगे कि कार्बन टाइप फिलामेंट का कम होता है, उससे ज़्यादा वैक्यूम टाइप मेटेलिक फिलामेंट का, और उससे ज़्यादा गैस टाइप मेटेलिक फिलामेंट लैंप का प्रकाश होता है। इस बात करें कि इसका लाइफ कितना होता है गैस टाइप का, तो गैस टाइप का लाइफ होता है 1200 घंटे। इसको आप 1200 घंटे से भी ज़्यादा समय तक आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही आपका कॉइल टाइप आपका फिलामेंट होता है। और ये फिलामेंट आपका किसका होता है, टंगस्टन का फिलामेंट इसमें आप लोग प्रयोग करते हैं। तो इससे आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिएगा। और इसको बोला जाता है आपका स्टेम, में लिखना भूल गया, स्टेम यानी कि स्तंभ जो आपको फिलामेंट को सपोर्ट करता है। ये भी कांच का बना होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से बना के इसका आप लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिख लीजिएगा। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसका प्रयोग हम लोग जनरली लाइटिंग में करते हैं। घरों में प्रकाश करना हो गया, फिर कहीं सजावटी लैंप हो गया, वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्बन आर्क लैंप। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें कार्बन का प्रयोग करके आर्क उत्पन्न किया जाता है, इसीलिए इसको कार्बन आर्क लैंप कहा जाता है। इतना तो आप लोगों को नाम से तो चल जाएगा, केवल आप लोगों को अगर नाम पता चल जाए कि कार्बन आर्क लैंप है तो इसमें आप लोग इतना तो समझ जाइएगा कि इसमें कार्बन का प्रयोग करेंगे और उसका प्रयोग करके आप आर्क उत्पन्न करेंगे तो उसी से आपका प्रकाश उत्पन्न होगा। यानी कि आपका ये कार्बन आर्क लैंप हो गया। देखिए कार्बन आर्क लैंप के बारे में, ये जो है पहला विद्युत से प्रकाश उत्पन्न करने वाला लैंप था, यानी प्रथम विद्युत लैंप था ये। और इसका आविष्कार सन 1800 में हुआ था। सन 1800 में हम्फ्री डेवी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था सन 1800 में। आप लोगों को पता होगा कि सन 1878 में एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन इसका आविष्कार 1800 में ही हो गया था, हम्फ्री डेवी ने किया था। यानी कि आपका बल्ब का आविष्कार से पहले से ही कार्बन आर्क लैंप का आविष्कार हो चुका था, लेकिन इसका प्रयोग नहीं होता था। इसका प्रयोग न करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इसमें से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती थी, जो हमारी आंखों के लिए या फिर हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादा नहीं होता था। लेकिन लगभग 1870 के आसपास, 1860 से 1870 के आसपास इसका प्रयोग करना शुरू किया गया। और इसका प्रयोग कुछ क्षेत्रों में करना शुरू किया गया। कहाँ कहाँ, जैसे कि आपका फोटोग्राफी हो गया। फोटोग्राफी में जैसे आजकल हम लोग फ्लैश का प्रयोग करते हैं,
तो ऐसे ही फ्लैश के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग लगभग 1860-70 के आसपास करना शुरू किया गया, लेकिन इसका ज्यादा समय तक प्रयोग नहीं हुआ। जैसे ही आपका लगभग 1900 आया, तो 1904 के आसपास आपके जो उद्दीप्त लैंप है, इनकैंडेसेंट लैंप, उनका बहुत ज्यादा प्रचलन हो चुका था और इसका लगभग 30-40 साल यूज हुआ और इसके बाद से ये प्रयोग से बाहर हो गया। तो इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। उसके बाद आपके जो सिनेमा में प्रोजेक्टर्स होते हैं, सिनेमा में प्रोजेक्टर्स जो आपके प्रोजेक्टर्स वो होते हैं जो आपके किसी भी चीज को दीवार पे दिखाते हैं या फिर किसी पर्दे पे दिखाते हैं, वो जो सिनेमा प्रोजेक्टर होते थे उसमें इसका यूज किया जाता था। इसके बाद से आपके सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता था। सर्च लाइट का मतलब यह है कि जैसे इसमें जो है आपका बहुत ही सफेद प्रकाश निकलता था, सफेद प्रकाश और बहुत ही तेज रोशनी निकलती थी। तो इसके द्वारा सर्च लाइट, जैसे कि अगर आपको किसी को ढूंढना है जंगलों में या फिर खेतों में कहीं भी, तो उसके लिए इसका रोशनी बहुत दूर तक जाता था, तो इसलिए सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद से आपका इसका प्रयोग इसका प्रयोग लाइट हाउस में किया जाता था। देखिए लाइट हाउस क्या होते हैं। जैसे पहले जो था, पहले जितना भी आप लोगों का यातायात होता था, ट्रांसपोर्ट होता था, वो अधिकतर नदियों के रास्ते होता था या फिर समुद्रों के रास्ते होता था। तो क्या जाता था, रात के समय रास्ता बताने के लिए, जो क्योंकि आपके जो नदी में जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं या फिर समुद्र के किनारे, जो समुद्र के किनारे किनारे चलते हैं, उनको रास्ता बताने के लिए बड़े बड़े आपके एक मकान बना दिए जाते थे, एक पिलर टाइप, और उस पे आपके लैंप लगा दिए जाते थे जगह जगह। तो उससे जो आपके नाव होकर गुजरते थे उनको पता चल जाता था कि हमको इस तरफ जाना है, तो उनको लाइट हाउस बोला जाता था। पहले जैसे जीपीएस नहीं था, अब तो जीपीएस हो गया है और फिर आपके जितने भी नाव हो गए हैं वो ऑटोमेटिक हो गए हैं, लेकिन पहले आप लोगों को लाइट हाउस का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके लिए इसका प्रयोग लाइट हाउस में किया जाता था क्योंकि इसका प्रकाश बहुत दूर तक जाता था। ये तो हो गया इसके बारे में कि इसका आविष्कार किसने किया था, कैसे हुआ, इसका प्रयोग कहाँ होता था। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसका निर्माण किस तरह से होता है, यानी कि इसका आपका संरचना किस प्रकार होती है। देखिए कार्बन आर्क लैंप में आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड आपके कार्बन के ही होते हैं। आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कार्बन का होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड भी कार्बन का होगा। तो फिर आप पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका यह है कि जो आपका इलेक्ट्रोड मोटा होगा वो आपका पॉजिटिव है, जो पतला होगा वो निगेटिव है। ये इसका सिंपल सा पहचानने का तरीका है। तो आप कौन कितना मोटा होगा, कौन कितना पतला होगा, ये आपके उस लैंप की क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितनी क्षमता का लैंप बना रहे हैं। लेकिन इन दोनों में एक निश्चित रेशियो होता है। जैसे कि अगर आपने 10 mm डाया का अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो आपका निगेटिव 5 mm डाया का होगा। यानी कि अगर आप जितना भी आप पॉजिटिव लेते हैं उसके आधा का आप निगेटिव लेते हैं। जितना डाया आप पॉजिटिव का लेंगे उतना उससे आधा आप निगेटिव का लेंगे। तो हमने सॉरी देखिए ये दोनों आपके कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो अब इन दोनों के बीच में बहुत ही नैरो गैप रखा जाता है, और ये नैरो गैप क्यों रखा जाता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इन दोनों को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है।
ठीक है। अब इन दोनों को आपने डीसी सप्लाई से जोड़ दिया, और देखिए यहाँ से आपकी सप्लाई ऐसे जाएगी, देखिए यहाँ बहुत ही नैरो गैप है, और नैरो गैप इतना कम होता है कि जैसे आपकी यहाँ से धारा जाएगी तो यहाँ तक आएगी, तो इसके बीच में जब नैरो गैप रहेगा तो इसके बीच में जो हवा होती है थोड़ी बहुत कम हवा होगी, वो हवा क्या होगी, आयोनाइज्ड हो जाएगी। आयोनाइज्ड को हिंदी में बोलते हैं आयनीकृत। और आप लोगों को पता है कि आप किसी भी चीज को अगर आप आयोनाइज्ड कर देंगे तो वो विद्युत का सुचालक हो जाती है। तो इसके बीच में बहुत ही नैरो गैप है, जब नैरो गैप है तो क्या होगा, वो विद्युत की सुचालक हो जाएगी, और जब विद्युत की सुचालक हो जाएगी तो आपका करंट यहाँ से फ्लो होने लग जाएगा। लेकिन अब एक बात याद रखिए, यहाँ से आपका यहाँ पे करंट जंप करेगा, क्योंकि यहाँ तो बीच में कोई आपका चालक तो है नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर आपका आयोनाइज्ड हो गया, आयोनाइज्ड मतलब हवा सुचालक हो गया है, तो यहाँ से यहाँ आपका करंट जंप करेगा। जब करंट जंप करेगा, यहाँ से यहाँ करंट जंप करेगा, यानी क्या एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो एक दूसरे से टकराते हैं, तो जब टकराते हैं तो क्या होता है, वहां पे आपका आर्क उत्पन्न होता है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि चिंगारी उत्पन्न होता है, और वो इतना तेज उत्पन्न होता है कि यहाँ पे आपको बहुत ही तेज आप लोगों को सफेद रोशनी देखने को मिलती है। तो इसी को कहा जाता है कार्बन आर्क लैंप। और इसको अगर कई बार अगर ये स्टार्ट नहीं होता है तो इसको स्टार्ट करने का दूसरा तरीका ये होता है, तो इसको बहुत ही कम सेकेंड के लिए, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आयोनाइज्ड नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो इसको बहुत ही कम सेकेंड के लिए दोनों को एक ही में चिपका करके तुरंत अलग कर दिया जाता है। जैसे ही आप चिपकाएंगे और अलग करेंगे तो तुरंत यहाँ की हवा आयोनाइज्ड हो जाएगी, और फिर यहाँ से करंट आपका जंप करने लगेगा। अब देखिए, अब ये तो हो गया, लेकिन अगर आप इसको लंबे समय तक यूज करते हैं तो आपको बार बार यहाँ से आपका करंट जो है इस पे जंप करता रहता है। जैसे जैसे आपका जंप करता जाएगा, इसमें से आपका जो कार्बन का इलेक्ट्रोड है अंदर से ये खोखला होता जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे आपका धीरे धीरे ये खोखला होता जाएगा, और ये जो आपका निगेटिव वाला है ये धीरे धीरे आपका ऐसे पेंसिल की तरह नुकीला होता जाएगा अंदर की तरफ ऐसे, यानी कि ये जो आपका धीरे धीरे खोखला होता जाता है और ये धीरे धीरे पेंसिल की तरह नुकीला होता जाता है इसके अंदर की तरफ, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स जंप करते रहते हैं। और जब आप इसको लंबे समय तक यूज कर लेते हैं तो समय के बाद से आपको इन दोनों इलेक्ट्रोडों को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये अगर ये ज्यादा अंदर हो जाएगा तो आपका जो आपका आर्क बनेगा वो भी तो अंदर बनेगा। जब अंदर बनेगा तो आपका प्रकाश कहाँ आएगा, और फिर जैसे जैसे आपका ये क्षरण होता जाता है वैसे वैसे आपकी प्रकाश भी कम होती जाती है, तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ता है। तो यही था आप लोगों का कार्बन आर्क लैंप। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी। इसका आखिरी भाग पढ़ेंगे, आखिरी पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे आज गैस डिस्चार्ज लैंप, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नियॉन साइन लैंप, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आदर्श लैंप। आदर्श लैंप में आपके मेनली हो जाएंगे आपके हेलोजन लैंप, CFL लैंप और सोलर लैंप। ये आज का हम लोगों का वीडियो का इंट्रोडक्शन हो गया कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग का जो इल्यूमिनेशन चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गैस डिस्चार्ज लैंप से। ये जो गैस डिस्चार्ज लैंप होता है उस लैंप में आपके निष्क्रिय गैस के साथ आपको मरकरी या सोडियम का वाष्प भर दिया जाता है, यानी कि कोई भी आप निष्क्रिय गैस ले लेंगे और उस निष्क्रिय गैस के साथ आप मरकरी का या फिर सोडियम का उसमें आप वाष्प भर देंगे, और वाष्प भरने के बाद से उसमें आप 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, और दोनों इलेक्ट्रोडों को जब आप विभवांतर देंगे, यानी कि जब आप विभवांतर पैदा करेंगे उसमें, जब आप विभवांतर पैदा करेंगे तो आपका जो गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्चार्ज होने लगते हैं। डिस्चार्ज होने का मतलब यहाँ पे है कि वो जो है वहां से भागने लगते हैं, वहां से हटने लगते हैं, और जब वो वहां से हटते हैं
तो इस क्रिया में वो दूसरे जो क्या है वाष्प के कणों से या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो वहाँ पे आपका आर्क उत्पन्न होती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे हमको रोशनी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जब गैस डिस्चार्ज होता है तो इसीलिए इसको कहा जाता है गैस डिस्चार्ज लैंप। देखिए इस क्रिया में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तेजी से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर भागते हैं, और इस क्रिया में वो जो क्या होते हैं दूसरे से टकराते हैं, वो वाष्प के कणों से टकराते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, और इसमें उनसे जो है बहुत भारी मात्रा में आपकी प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी से आपका प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसीलिए इसको गैस डिस्चार्ज लैंप कहा जाता है। देखिए उसके बाद गैस डिस्चार्ज जो लैंप है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? एक होता है वेपर सोडियम लैंप, सोडियम वेपर लैंप, और दूसरा होता है आपका मरकरी वेपर लैंप। आपके दो तरह के लैंप होते हैं। गैस डिस्चार्ज लैंप आपका दो तरह का होता है, सोडियम वेपर लैंप और दूसरा होता है मरकरी वेपर लैंप। और इन लैंप में मेनली तीन घटक होते हैं, इनके तीन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है आपका स्टार्टर, दूसरा होता है चोक, और तीसरा होता है ट्यूब। ये स्टार्टर, चोक और ट्यूब, जिसे फ्लोरोसेंट ट्यूब बोला जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। इस पर मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी करा रखे हैं, तो वहां पे मैं आप लोगों को फिर से बताऊं तो आप लोगों का समय ज्यादा खराब होगा, और फिर आप लोगों को होगा कि आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आप जानते हो। तो बस आप लोग ये जान लीजिए कि दो प्रकार के होते हैं, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप। और उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हमारा। इसके बाद इसका यूज देख लेते हैं, तो उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। तो इसका यूज हर जगह हम लोग करते हैं, घरों में, ऑफिस में, प्रयोगशाला में, गैलरी में। इसका प्रयोग, इस लैंप का प्रयोग लगभग हर जगह होता है, क्योंकि बहुत ही दीवार पर आसानी से फिट हो जाता है, और इसका प्रकाश बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसका प्रयोग लगभग हर जगह किया जाता है गैस डिस्चार्ज लैंप का। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नियॉन साइन लैंप। देखिए नियॉन साइन लैंप एक ऐसा लैंप है जिससे आप सभी लोगों ने देखा तो है, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है कि यही नियॉन साइन लैंप है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके बाद से आप लोग समझ जाएंगे कि नियॉन साइन लैंप होता क्या है। ये सब आप लोगों ने बिल्कुल देखा हुआ है, 100% कन्फर्म है कि आप लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। देखिए जैसे कभी कभी आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, बाजार में जाते होंगे, तो किसी कोई बड़ा दुकान होगा, शॉपिंग मॉल होगा, तो उसका दुकान का नाम लिखा होता है। दुकान, जैसे मान लीजिए किस दुकान का नाम है रवि, जैसे रवि गारमेंट्स है, तो ऐसे जैसे कोई रवि गारमेंट्स के नाम से कोई दुकान है, तो ऐसे आप लोगों ने होर्डिंग्स देखे होंगे, सॉरी होर्डिंग्स बोल रहा हूँ, ऐसे आपने लैंप देखे होंगे जो बिल्कुल रवि लिखा रहेगा और ये जलता रहेगा, तो यही आपका नियॉन साइन लैंप है। जैसे आपका कोई भी दुकान होगा, दुकान का नाम लिखा रहेगा और वो जलता रहेगा। तो ये जो है अलग अलग साइज का होता है। जैसे ये ऐसे भी हो सकता है कि जो रवि लिखा हुआ हो ये पूरा एक ही लैंप हो, ऐसे भी हो सकता है। एक तो आपका ये भी हो सकता है, यानी कि अलग अलग साइज में हो सकता है कि ये जो है वो पूरा एक ही लैंप हो, ये पूरा आपका एक ही लैंप। दूसरा ये हो सकता है कि आपका एक एक अक्षर अलग अलग हो, जैसे ये आपका र अलग हो, ये इसकी मात्रा अलग हो, ये अलग हो, ये अलग हो, ये अलग हो, यानी कि इसके हर एक पार्ट्स अलग हो, ये आपका वो का ये अलग हो, और इन सबको जोड़ के
एक दूसरे के पैरेलल क्रम, इसका कनेक्शन पैरेलल क्रम में होगा और इसको इस प्रकार से जोड़ा जाएगा कि ये बिल्कुल एक शब्द बनाए। तो देखिए इसका असर क्या पड़ता है आपका छोटा बड़ा करने से। जैसे मान लीजिए ऐसे एक एक अक्षर आपका अलग अलग है, तो आपको मान लीजिए इनमें से कोई एक खराब हो गया, जैसे ये खराब हो गया तो आपका इतना चलता रहेगा और फिर आपको केवल इतना ही चेंज करना पड़ेगा, तो आपका खर्च कम आएगा बदलने के समय। यानी जब आप मेंटेनेंस करेंगे तो उसमें आपका खर्च कम आएगा। अगर आपका ये पूरा एक ही रहेगा, यानी कि आप बड़ा बना देते हैं एक ही को और उसी में आप सब कुछ लिख देते हैं, तो आपको कहीं भी एक फॉल्ट होगा तो आपको ये पूरा पूरा बदलना पड़ेगा, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। इसलिए किया ये जाता है, इसमें प्रिकॉशंस ये रखा जाता है कि इसको छोटा छोटा बनाया जाता है, हर एक अक्षर के लिए अलग अलग। तो जो नियॉन साइन लैंप है वो किसी आकृति के आकार का हो सकता है, किसी शब्द का आकार का हो सकता है, किसी व्यक्ति का आकार का हो सकता है, यानी कि किसी भी आकार का नियॉन साइन लैंप बनाया जा सकता है। तो अब तक आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि नियॉन साइन लैंप होता क्या है। बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोड की, तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड या तो आपके कॉपर के बने होंगे या फिर निकिल आयरन के बने होंगे। इन्हीं दोनों का आपके इसके इलेक्ट्रोड बने होते हैं। इनका आकार जो है, इनका आकार सुविधा अनुसार आपके 5 मीटर तक हो सकता है या फिर 1 मीटर का भी हो सकता है, आपकी सुविधा अनुसार। लेकिन इसकी मोटाई जो है, जो इसकी ये मोटाई होगी यानी कि थिकनेस, वो आपकी 10 mm से 20 mm तक रखी जाती है। ठीक है, इसकी मोटाई आपकी 10 mm से 20 mm तक रखी जाती है। और उसके बाद से आपके जितने भी ये लैंप होंगे, उन लैंप में आपका एक होल रखा जाता है और इस होल को कहा जाता है गैस फिलिंग होल। ये आपके जितने भी आपके लैंप बनाएंगे आप साइन नियॉन साइन लैंप, उसमें आपके एक एक होल होंगे और उस होल का नाम होता है गैस फिलिंग होल। आपके इसी होल की सहायता से इसमें गैस भरी जाती है और फिर इसको बंद कर दिया जाता है। यही आपका होता है गैस फिलिंग होल, जो आपका आप देख कर बता सकते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा है और उसमें अगर आपका कोई एक होल है जिसको बंद किया गया है, तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि वो नियॉन साइन लैंप है। और इसमें जो है आपकी हीलियम गैस भरी जाती है या फिर नियॉन गैस भरी जाती है, इसीलिए इसको नियॉन साइन लैंप कहा जाता है। इसमें आप हीलियम गैस भरेंगे या नियॉन गैस भरेंगे या फिर आप दोनों गैस भरेंगे, इसलिए इसको नियॉन साइन लैंप कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये कितने वोल्टेज पर कार्य करता है। तो ये आपका 2000 वोल्ट से लेकर 15000 वोल्ट तक पर ये कार्य करता है। और इतना वोल्टेज आपका प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लीकेज ट्रांसफार्मर का। देखिए अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को गैस डिस्चार्ज लैंप पढ़ाया था, तो ये भी जो आपका है नियॉन साइन लैंप, ये भी एक तरह से गैस डिस्चार्ज लैंप ही है। देखिए अंतर क्या है ये समझिए। जो आपका गैस डिस्चार्ज लैंप होता है उसमें आपके मरकरी का या फिर सोडियम का वाष्प भरा जाता है, जबकि इसमें गैस भरी जाती है, इसमें वाष्प नहीं भरा जाता है। वैसे जो वाष्प होता है वो भी एक तरह से गैस ही होती है, लेकिन वो आपका वाष्प होता है और ये गैस होता है, मेनली अंतर ये नहीं। तो ये भी आपका गैस डिस्चार्ज लैंप ही है, क्योंकि इसमें भी आपका जब दोनों इलेक्ट्रोड को जब आप विभवांतर देते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर तेजी से भागते हैं और उतनी तेजी से आपके गति करेंगे जितना ही ज्यादा आपका विभवांतर होगा। और साथ साथ ये इसकी गति आपके उस इलेक्ट्रोड के यानी कि आपकी नली की लंबाई पे भी निर्भर करती है। आपका नली की लंबाई और ज्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की गति कम होगी, तो प्रकाश कम उत्पन्न होगा, तो इसके लिए आपको वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इसका रेंज आपको 2000 वोल्ट से 15000 वोल्ट तक रखा जाता है, ताकि आपकी जितनी आवश्यकता होगी उतनी आप उसको कर लेंगे। इस वजह से इसके प्रकाश की बात करते हैं तो ये जो है लाल गुलाबी रंग प्रदान करता है, लेकिन आप इसमें गैस को आप चेंज करके आप इसके प्रकाश को भी परिवर्तित कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग बताने वाला हूँ एक चार्ट बना करके कि आप लोग किस गैस का प्रयोग करेंगे तो आपका किस प्रकार का आपको प्रकाश प्राप्त होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप नियॉन साइन लैंप में आप अलग अलग कलर प्राप्त करने के लिए आप किस गैस का प्रयोग करेंगे।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप नियॉन का प्रयोग करेंगे तो आपको रेड कलर प्राप्त होता है, वैसे ही अगर आप नियॉन के साथ आर्गन का प्रयोग करेंगे तो आपको ऑरेंज रेड कलर प्राप्त होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं नारंगी लाल कलर। तो आपको नियॉन और आर्गन के साथ मिलेगा। अगर आप मरकरी का वेपर यानी पारे का भाप यूज करते हो और उसके साथ अगर आप आर्गन गैस का प्रयोग करते हो तो आपको नीला कलर मिलेगा यानी कि ब्लू मिलेगा। वैसे ही अगर आप नियॉन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग करते हो, नियॉन और प्लस हीलियम, तो आपको सुनहरा कलर मिलता है जिसको गोल्ड बोला जाता है। ये यहाँ पे याद रखिए, गोल्ड जो है वो येलो नहीं होता है, गोल्ड जो है वो पीले से थोड़ा अलग होता है। थोड़ा सा आपको जैसे आप लोग सोना देखिएगा तो थोड़ा पीला नहीं होता, पीले से थोड़ा अलग होता है, उसको बोला जाता है सुनहरा या फिर गोल्ड कलर। तो आपको नियॉन के साथ अगर आप हीलियम गैस का प्रयोग करोगे तो आपको गोल्ड मिलता है। वैसे अगर आप नियॉन के साथ अगर आप पारे का भाप प्रयोग करोगे तो आपको हरा कलर मिलता है, ग्रीन मिलता है। अगर आप हीलियम गैस का प्रयोग करोगे तो आपको पीला कलर मिलता है, येलो मिलता है। तो ऐसे आप नियॉन साइन लैंप का प्रयोग अलग अलग कलर को प्राप्त करने के लिए कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आदर्श लैंप पढ़ेंगे। आदर्श लैंप में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हैलोजन लैंप। देखिए हैलोजन लैंप में होता क्या है, कांच की नली होती है, इस कांच की नली की लंबाई में एक फिलामेंट लगाया जाता है और एक फिलामेंट होता है टंगस्टन का। ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है और इसको आपको निर्वात नहीं रखा जाता है या फिर इसमें हवा नहीं रखी जाती, इसके जगह पे इसमें आपको आयोडीन गैस या फ्लोरीन गैस भर देते हैं। इसमें आपको निर्वात नहीं रखा जाता है या फिर उसमें कोई भी हवा नहीं रखी जाती, उसके जगह आप आयोडीन गैस या फ्लोरीन गैस भर देते हैं। और आप लोग को ये पता होगा कि जो आयोडीन गैस है या फ्लोरीन गैस है, इनको हाई और आप लोगों को पता होगा कि जो आयोडीन गैस है और फ्लोरीन गैस है, इनको हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। तो जब आप आयोडीन गैस या फ्लोरीन गैस आप भरेंगे तो और इन्हीं को हाइड्रोजन गैस कहा जाता है, इसलिए इस प्रकार के लैंप को हाइड्रोजन लैंप कहा जाता है। अब देखिए इसके दो आपके दोनों सिरे होते हैं, जहाँ पे आपको ये जो है आपके पोर्सिलीन का बना होता है, ये आपका पोर्सिलीन का बना होता है और इसी में आपके दो कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं जो आपके होल्डर में लगाया जाता है और इसका जो होल्डर है वो चीनी मिट्टी का बना होता है। अब देखिए काम कैसे करता है। जब इसमें सप्लाई दी जाती है तो जो आपका टंगस्टन का फिलामेंट है उसके जो अणु है वो आपके गैस के साथ वाष्पित होकर फिलामेंट पर चिपक जाते हैं और वही आपके प्रकाश उत्पन्न करते रहते हैं। लेकिन देखिए आपका ये कितना भी आप वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसका अंदर जो गैस भरा गया है वो गैस क्या करता है, आपका जो टंगस्टन है उसको वाष्पीकृत नहीं होने देता है और जिसकी वजह से इसकी लाइफ बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है। और ये जो है आपके 500 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट अलग अलग रेंज में आते हैं। और ये आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, शादी विवाह समारोह, जन्मदिन, यानी कोई भी आपका फंक्शन होता है, कोई भी समारोह होता है, वहां पे आपने इसको जरूर देखा होगा। इसका प्रयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है, इसको आप लोगों ने जरूर देखा होगा। यही आपका होता है हैलोजन लैंप। और इसका जो आपका होल्डर होता है वो होल्डर हम लोग चीनी मिट्टी का बनाते हैं। इसके बाद से जो हम आगे पढ़ेंगे वो होता है CFL लैंप, जिसको बोला जाता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। देखिए ये होता क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है वो बेसिकली एक तरह से फ्लोरोसेंट लैंप ही होता है, लेकिन अंतर बस ये होता है कि इसमें जो आप लोग स्टार्टर लगाते हैं वो स्टार्टर इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर लगाने से होता क्या है कि वो आपका स्टार्टर बहुत ही छोटा हो जाता है। जब स्टार्टर छोटा हो जाता है तो आपका लैंप भी छोटा हो जाता है। और CFL आप लोगों ने देखा होगा, उसमें अगर आप खोले होंगे तो उसमें का स्टार्टर बहुत ही छोटा होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। जबकि जो आपके फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं उसका स्टार्टर आपका बड़ा होता है, यहाँ
हालांकि अब जो फ्लोरोसेंट लैंप आ रहे हैं उसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर ही आ रहे हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो आपके लैंप में ही स्टार्टर होते हैं, आपको अलग से लगाने की अब जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो अभी लेटेस्ट आने लगे हैं, लेकिन पहले नहीं आते थे। तो यही होता है आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर लगा दिए जाते हैं। नहीं तो पूरा पूरा एक तरह समझ लीजिए कि आपका ये फ्लोरोसेंट लैंप ही होता है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वगैरह सब उसी तरह होता है। बस अंतर ये होता है कि इसको जो है इस प्रकार बनाया जाता है कि इसको एक होल्डर में लगाया जा सके एक बल्ब की तरह, और ये छोटे हो जाते हैं। बस बेसिकली अंतर यही होता है, नहीं तो पूरा बनावट उसी तरह होता है। और स्टार्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक लगा दिया जाता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपका 18 वाट का जो आपका CFL लैंप होता है, यानी जो आपका CFL होता है, वो आपके 100 वाट के इनकैंडेसेंट लैंप के बराबर ये होगा। यानी कि अगर आपका 8 वाट का CFL है तो आपका 100 वाट के इनकैंडेसेंट लैंप के बराबर ये प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये आप देख सकते हैं ये आपकी कितनी बिजली की बचत करता है। लगभग 5 गुना 5.5 गुना ज्यादा बिजली की बचत आपकी करता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। लेकिन आजकल इससे भी अच्छा आ चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं LED, जो इससे भी ज्यादा बिजली की बचत करता है। तो आजकल तो हर जगह LED प्रयोग होता है। लेकिन 3-4 साल पहले तक 3-4 साल नहीं, लगभग 2 साल पहले तक CFL का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। अभी इसकी बात करते हैं कितने कितने क्षमता में आता है। 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 14 वाट, 15 वाट, 18 वाट, 30 वाट, 50 वाट, ऐसे बहुत से अलग अलग रेंज में आते हैं, जिनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप इसके साइज को आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं। आप इसके जो स्टार्टर है उसको आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए इसका बहुत ही वाइड रेंज में आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद से जो हम लोग नेक्स्ट लैंप पढ़ने वाले हैं वो होता है सोलर लैंप। इसके बाद से हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए सोलर लैंप होता क्या है। देखिए सोलर लैंप आपके कई तरह से हो सकते हैं। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो वो इतना भी छोटा हो सकता है कि आप उसको आसानी से कैरी कर सकें, या फिर इतना बड़ा हो सकता है कि उसको आप एक ही जगह लगा दें और वो एक ही जगह रहे। अलग अलग साइज का आता है ये सोलर लैंप। देखिए इसके मेनली 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है आपका फोटोवोल्टिक सेल, दूसरा होता है आपके सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी सेल, या फिर आपकी बैटरी। अगर आपका छोटा रहता है तो आप लोग सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आपका बड़ा रहेगा तो आप बैटरी का प्रयोग करेंगे। और तीसरा आपका मेन होता है LDR। कि LDR कोई जरूरी नहीं कि हर जगह हो, लेकिन 90% चांस है कि वहां पे LDR होगा। अब देखिए इनके बारे में एक एक समझ लीजिए। फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है? फोटोवोल्टिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये फोटोवोल्टिक सेल के बारे में आने वाले चैप्टर्स में, यानी कि द्वितीय वर्ष में आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा फोटोवोल्टिक सेल होते क्या है, कैसे कार्य करते हैं। अब तक ये समझ लीजिए कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और जो सेकेंडरी सेल बैटरी है, इसके पहले यही चैप्टर पढ़ाया गया है। आप लोगों को पता होगा कि जो इसको हम लोग चार्ज कर सके, फिर डिस्चार्ज कर सके, फिर चार्ज कर सके। यानी कि फोटोवोल्टिक सेल से हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे। और LDR यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस आपके प्रकाश पर निर्भर करता है, वही आपका LDR होता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि LDR हो। LDR का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहाँ पे आपको लैंप को ऑटोमेटिक बनाना हो, यानी कि आपके प्रकाश जब खत्म हो तो आपका लैंप जल जाए, फिर जब प्रकाश आए तो आपका लैंप बुझ जाए, तो वहां पे LDR लगाया जाता है। और 90% जगहों पे आपका LDR लगा होता है, क्योंकि इससे आपका काम आसान हो जाता है। आप आसानी से, मतलब आपको कुछ करना नहीं होगा, आपका लैंप ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहेगा। लेकिन जो अगर छोटे होते हैं, कैरी करने वाले लैंप होते हैं, जिनको आप धूप में रखते हैं फिर लाके घर में लाके जलाते हैं, यानी कि आप उनको कैरी कर सकते हैं एक स्थान से दूसरा स्थान पे,
उसमें आपके एलडीआर नहीं होते हैं। उसमें आप एलडीआर जब आपके स्विच होते हैं, आप स्विच से उसको ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन जो एक जगह स्थिर रहते हैं वहां मेनली आपका एलडीआर लगा रहता है। तो ये था आप लोगों का सोलर लैंप। इसके बाद हम लोग का ये जो इल्यूमिनेशन चैप्टर है वो समाप्त हो गया। आशा करते हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो जो हम लोगों को जरूर बताएं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं। आप लोगों के सारे सजेशन को या फिर कोई भी डाउट हो उन सबको कंसीडर करते हुए उन पे काम किया जाएगा।